एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर अपूर्वा और आज हम महाराष्ट्र सेट के जो सेल बायोलॉजी के 2023 के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सीरीज है जिसमें मैं आपको 5 साल के सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो ज़रूर आप बाकी जो वीडियोस है वो भी देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो मियोसिस से आया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस डज द सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन लीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, उस क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स टूटता है वो किस स्टेज में सेपरेट आउट होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अगर हम देखें तो सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होते हैं वो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में फॉर्म होता है। इट्स हेल्प टू पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। प्रोफेज 1 के डिफरेंट स्टेजेस है लाइक लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो ये सारे फेजेस प्रोफेज 1 के हैं। द क्रॉसिंग ओवर ऑक्यूर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। सो सेपरेशन होने से पहले क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है दैट इज डिप्लोटीन। सो डिप्लोटीन ये जो स्टेज है जहाँ पे सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स का सेपरेशन हो जाता है। सो ड्यूरिंग द डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 द सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स इज डिसेंबल्ड, होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट। सो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है एंड रिमेन अटैच ओनली एट द चायस्मा वाइल क्रॉसिंग ओवर इज ऑक्यूर। सो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस चलती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो दैट इज द जाइगोटीन। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है। सो पेयरिंग का स्टार्ट, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट टू फॉर्म the synaptomial complexes start to form between the homologous chromosome. Second stage is the Patchwork stage जहाँ पे fully synapses form होता है, that is the synaptomial complex का formation होगा. So SC is fully developed. The crossing over occur between the non-sister chromatids. So ये दोनों जो blue color के है that is the sister chromatid और ये जो pink color के दिखाया है that is a sister chromatid. ये दोनों मतलब एक blue और एक pink अगर हम दे रहे हैं यहाँ पे, they both are the non-sister chromatids. So जो पेयरिंग होती है और क्रॉसिंग ओवर होता है दैट विल बी प्रेजेंट इन द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सो यहाँ पे क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है और क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो रही है। डिप्लोटीन जो स्टेज है जहाँ पे सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है, होमोलॉगस स्टार्ट टू सेपरेट। सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है होमोलॉगस क्रोमोसोम वो सेपरेट हो जाती है। चायस्मा जो है वो विजिबल होती है, विजिबल साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है दैट इज द चायस्मा फॉर्मेशन। सो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स इज डिसेंबल, homologous separate out but remain attached at the chiasma. So dikinesis is a further condensation and termination. So यहाँ पे condensation होता है और termination होता है crossing over का. So chromosome condense further, chiasma move towards the end जिसमें termination होता है crossing over process का. So this is how what the phase 1 stage will be completed. सो स्टेप वाइज अगर हम देखें तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस बिगिन होता है, पैचोटीन में कंप्लीट होता है सिनेप्सिस, डिप्लोटीन में वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं और डाइकाइनेसिस में इट्स अ लेटर स्टेज ऑफ मैक्सिमल कंडेंसेशन एंड टर्मिनेशंस। सो अगर की पॉइंट अगर हम देखें तो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है वो जाइगोटीन में फॉर्म होता है, फुल्ली डेवलप्ड होता है पैचोटीन में, ब्रेक डाउन होता है डिप्लोटीन में, होमोलॉगस क्रोमोसोम रिमेन कनेक्टेड बाय द चायस्मा एंड वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाता है। सो दिस इज हाउ व्हाट द ऑल प्रोसेसेस विल बी देयर। पहला क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखिए दैट इज नथिंग बट द डिप्लोटीन। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द प्रायॉन्स अगेन। सो 2024 के हमने क्वेश्चन देखे थे, उसमें भी प्रायॉन का क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 में भी प्रायॉन का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो प्रायॉन जो है हर साल अगर हम देखें तो नॉर्मली एक क्वेश्चन प्रायॉन से पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा है कि जो प्रायॉन डिसीज कॉज करती है वो पर्टिकुलरली कौन सी डिसीज है। एसेसिकली द प्रायॉन्स आर रिकॉग्नाइज एज ए एजेंट कॉजिंग। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। पहला क्राइजोस्फेरिना, सेरिब्रल स्ट्रोक, अल्जाइमर डिसीज एंड मैड काउ डिसीज।
सो उसमें भी हमने देखा था कि जो काउ में होता है वो डिसीज, जिसे हम मैड काउ डिसीज कहते हैं। सो प्रायोन क्या है? तो प्रायोन इज नथिंग बट नॉर्मल प्रोटीन जो है वो अगर उसमें कन्फर्मेशन चेंज हो, वो पर्टिकुलरली मिसफोल्ड हो जाए, तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम प्रायन प्रोटीन कहते हैं। वो प्रायन प्रोटीन जो है वो नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन के साथ मिलकर उस प्रोटीन को भी क्या कर देते हैं, मिसफोल्ड कर देते हैं, उसका कन्फर्मेशन भी चेंज कर देते हैं। और ऐसे एग्रीगेटेड प्रोटीन जो है वो डिसीज कॉज करती है, दैट इज अ न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज, और जिसमें स्पॉन्जिफॉर्म चेंजेस होते हैं एंड न्यूरो डीजनरेशन होता है इन द केसेस ऑफ ब्रेन। सो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है इन द केस ऑफ प्रायॉन्स। सो प्रायॉन्स जो है वो इन्फेक्टेड प्रोटीन पार्टिकल्स है, दे डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लिक एसिड्स, दे कॉज अ ट्रांसमिशन स्पॉन्जिफॉर्म encephalitis, they are associated with the neurodegenerative diseases. So the question का answer is nothing but the mad cow disease. So bovine spongiform encephalophytes जिसे हम कहते हैं, जो काउज में होती है। So classically prions are recognized as an agent of mad cow disease. प्रायन्स जो है अगर हम देखें तो ये सारे एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी देख लिए है। प्रायन को जो हम एक्सप्लेन करते हैं, जिस चीज़ से एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ PSC। सो ये भी आपको याद रखना है, नॉर्मल ब्रेन को स्पॉन्जिफॉर्म ब्रेन में कन्वर्ट करने का काम जो है वो मोस्टली कौन करता है, तो प्रायन्स करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो दैट इज नथिंग बट द मैड काउ डिसीज। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी एक जगह पढ़ लिया है, नॉट डायरेक्टली बट यस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये पूछा है हाउ डज द वायरस गेन एंट्री इनटू द होस्ट सेल। सो वायरस की जो एंट्री है इनसाइड द होस्ट सेल वो कैसे होती है? सो बहुत सिंपल है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंट्री जो है वो वायरस की होती है। हमने ऑलरेडी जो एक कैथरीन कोटेड वेसिकल्स का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के बारे में हमने देखा था। सो यहाँ पे जो एंट्री है पर्टिकुलर वायरस की, वो भी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से ही होती है। ऑप्शन में दिया है बाय डिसॉल्विंग द पीस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन, बाय बाइंडिंग टू द एंटीबॉडी site on the host cell, by diffusion through the cell membrane, or binding to the receptor site on the host cell. So ये चार options दिए हैं। So virus की जो entry है will begin with the specific attachment to the host cell surface. The host cell receptor determine the host range and tissue tropism. मतलब वायरस जो एंट्री कर रहा है सेल के अंदर, तो उसको एंट्री करने के लिए वायरस के पास जो पर्टिकुलरली कोड प्रोटीन होती है उसको अटैचमेंट होना ज़रूरी है रिसेप्टर के साथ, तभी वायरस क्या कर पाएगा, एंट्री कर पाएगा सेल के अंदर। सो एंट्री मे बी ऑक्यूर आफ्टर द एडॉप्शन बाय द फ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। तो जो एंट्री होती है वायरस की वो मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज होकर या फिर एंडोसाइटोसिस से होगी, बट पहले वो जो एंट्री होती है वो रिसेप्टर मीडिएटेड रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर ही होती है। सो वायरस रिसेप्टर इंटरेक्शन इज अ क्रूशियल फर्स्ट स्टेप इन द इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन करने के लिए वायरस की जो प्रोटीन है उसकी अटैचमेंट रिसेप्टर के साथ होना जरूरी है। वायरस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें, सो टू बाइंडिंग टू द रिसेप्टर साइट ऑन द होस्ट सेल्स। सो वायरस हैव अ स्पेसिफिक सरफेस प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंडिंग टू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल on the host cell surface. This specific interaction allow the virus to attach to the cell and initiate the entry process. So virus के surface पे कुछ proteins होती है और वो proteins receptor के साथ interaction करती है और उसके साथ क्या करती है, cell के अंदर entry लेती है। So first step जो है जिसमें recognition and attachment. So virus surface protein binds specifically to the receptor on the host cell. Then they are the stable binding. The strong interaction stabilize the virus on the cell surface. उसके बाद है एंट्री इनिशिएशन, जिसमें कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं और एंट्री की प्रोसेस ट्रिगर होती है। After that there is an internalization. So virus enter the cell by the endocytosis और द मेम्ब्रेन फ्यूजन, और उसके बाद वायरस क्या होता है, अनकोड करता है अपना जो DNA है और अपना जो जीनोम है वो सेल के अंदर क्या करता है, रिलीज करता है। So this is how the process in which the virus get entry inside the cell. So this receptor mediated attachment is the first and essential step in virus infection. I hope you got this particular thing. So virus is an obligate intracellular parasite and required a host cell mechanism for the replication.
Specific binding to the host cell receptor determine the host and tissue specificity. So कोई भी वायरस कोई भी सेल के साथ इन्फेक्शन नहीं कर सकता, पर्टिकुलर सरफेस पे रिसेप्टर होना चाहिए उस पर्टिकुलर वायरस को, उस सेल को इन्फेक्ट करने के लिए. So after attachment, the entry process via endocytosis or membrane fusion. Receptor binding is a rate limiting and most critical initial step for the virus infection. So receptor के साथ binding होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Antibodies or innate immunity act to block the virus attachment or entry. So हमें पता है कि हम एंटीबॉडीज और हमारी जो इनेट इम्यूनिटीज है वो यूज कर सकते हैं वायरस एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए. So I hope you got this particular question. particular question का जो आंसर है that is nothing but the D, that's binding to the receptor site on the host cell. जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन. सो अगर आपने देखा होगा तो लगातार हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से पूछे जाते हैं महाराष्ट्र सेट में. ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल पूछा गया है. इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ द बैक्टीरियल सेल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो सिंपल क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेम्ब्रेन में कैसे होता है. सो पहला ऑप्शन दिया है ग्रुप ट्रांसलोकेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और सिंपल पैसिव डिफ्यूजन. सो हमें पता है ऑक्सीजन एक गैस है और वाटर, ये दोनों मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से पैसिवली डिफ्यूज होते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी, और उसके लिए किसी भी टाइप का प्रोटीन की जरूरत नहीं होती. ऑक्सीजन और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो इजीली मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं. सो द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, जहां से आउटसाइड पे ऑक्सीजन और वाटर जो है वो इजीली ट्रांसफर होगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. So both oxygen and water are small, non-polar and uncharged molecules that can pass directly through the lipid barrier. So oxygen एक small non-polar molecule है, water भी small uncharged molecule है. This molecule move down to their concentration gradient inside the cell. So they doesn't need an ATP or any carrier protein. Hence, oxygen and water cross the bacterial cell membrane by the simple passive diffusion. So एक बार detailed explanation देख लेते हैं. क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द सिंपल पैसिव डिफ्यूजन. ऑक्सीजन वाटर ये स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. दे मूव द रीजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विदाउट नीड ऑफ एटीपी और विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस. So due to the small size and appropriate lipid solubility, both oxygen and H2O cross the lipid barrier easily. So these are the cases. Other option के बारे में अगर हम देखें तो group translocation required a specific carrier protein and they need an ATP. So used for the sugar, amino acid, etc. not for oxygen and H2O. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने बहुत बार पढ़ा है. अगर डाउन टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें मॉलिक्यूल्स को मूव करना है विद द एटीपी का यूज, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जिसके लिए चैनल और कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है फॉर द पोलर और चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस दैट डजंट नीड एन O2 एंड H2O फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द सिंपल पैसिव डिफ्यूजन. So you got this particular question. So इस particular question का आंसर है that is simple passive diffusion. Question है that is related to the patch clamp technique. The patch clamp technique की जो method है वो किस लिए use होती है, ऐसा question है. Patch clamp technique is used in biological membrane study. So what is mainly used to detect? Select the correct option. So यहाँ पे ये पूछा है किसके लिए हम use करते हैं. To estimate the ion flow through the ion channel, to quantify the membrane protein, to estimate the membrane lipid in outer leaflet, or to prove the lateral diffusion of lipid in the membrane. तो पैच कैम्प टेक्निक जो है particularly it is an electrophysical technique. It's allow the measurement of ion current through the individual ion channel in the cell membrane. So ion channels present होते हैं cell membrane में, उसमें जो ion का transportation है वो स्टडी करने के लिए स्पेसिफिकली हम पैच कैम्प टेक्निक का यूज करते हैं. It provide a high resolution measurement of ion flow. So widely used study the channel function, gating and ion transport. So cam technique में patch cam technique में mainly हम glass pipette use करते हैं. along with that उसमें electrodes होता है. electrodes का use करके हम ion की movement जो है वो study करते हैं. और यहाँ पे ये ion channel है membrane पे. So record करते हैं हम ion current passing through the single ion channel. So it's measure the ion flow with very high sensitivity and time resolution.
सो इसके हम अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंपली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है, विच एस्टिमेट द आयन फ्लो थ्रू द आयन चैनल्स। सो आयन चैनल्स में आयन की जो फ्लो है, दैट इज मूवमेंट है, वो कैसे हो रही है, इसको यूज करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हम पैच कैम टेक्निक का यूज करते हैं। सो इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर स्टडी द चैनल एक्टिविटी, गेटिंग प्रॉपर्टी along with that ion transport across the membrane। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो ग्लास माइक्रोपाइपेट यूज कर दी जाती है सेल मेम्ब्रेन पे, टाइटली सील कर दिया जाता है फ्रॉम बिटवीन द पाइपेट टिप एंड द मेम्ब्रेन। उसके बाद पैच आइसोलेट कर दिया जाता है, दैट इज स्मॉल पैच ऑफ मेम्ब्रेन इज आइसोलेटेड अंडर द पाइपेट। उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, द होल्डिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन पैच और उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सो आयन करंट थ्रू द सिंगल आयन चैनल इज रिकॉर्डेड। So what does the patch cam detected? So when ion channel open, ion passes through it, right? So it's ion channel अगर पास हो रहे हैं तो वहाँ पे करंट जनरेट होगा, वो करंट हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ डिफ्लेक्शन। व्हेन इट क्लोज द करंट रिटर्न टू द बेस लाइन। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन जनरल करंट यहाँ पे जीरो है, मतलब कोई भी आयन की मूवमेंट वहाँ पे नहीं हो रही है। अगर आयन चैनल ओपन हो गया तो वहाँ पे आयन की मूवमेंट होगी और यहाँ पे ऐसे रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट चैनल अगर क्लोज हो जाएगा तो हमें करंट वहाँ पे जीरो मिलेगा। तो इस तरह से चैनल में कौन से आयन की मूवमेंट हो रही है और किस तरह से हो रही है, इसका पता हम लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैच क्लैम्प टेक्निक। इसका एप्लीकेशन ये है कि हम स्टडी कर सकते हैं आयन चैनल की प्रॉपर्टी। सेकेंडली, ड्रग इफेक्ट जो हो रहा है आयन चैनल पे वो स्टडी कर सकते हैं। न्यूरो ट्रांसमिशन रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं। डिसीज एसोसिएटेड चैनल डिसफंक्शंस को भी हम इस पर्टिकुलर टेक्निक से यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट टू एस्टिमेट द आयन फ्लो थ्रू द चैनल। क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो सिंपल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे पूछा गया है। एज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें पिक करना है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पे दिए हैं और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बहुत बार, बट जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। जनरली प्रोकैरियोट की साइज जो है वो 5 माइक्रोमीटर से कम होती है, बस कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, मींस लैक द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, नो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर एंड गोल्जी। जनरली यूकैरियोट जो होते हैं वो 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ऑलरेडी हमने प्रोकैरियोट्स के रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है जहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर हम देखें सो ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें सो इट्स मोर देन 10, सो दिस इज रॉन्ग क्योंकि प्रोकैरियोट तो लेस देन 5 माइक्रोमीटर्स होते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए 2 और 1, सो 2 दिया है यूकैरियोट और 1 दिया है मोर देन 10 माइक्रोमीटर इज करेक्ट, बट इज लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड दिया है 3 और 3, सो 3 इज नथिंग बट द यूकैरियोट्स और उसमें दिया है लेस देन 10 माइक्रोमीटर, सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लेस देन 10 माइक्रोमीटर्स नहीं होते। और प्रोकैरियोटिक सेल दिया है लेस देन 5 माइक्रोमीटर एंड ऑफ कोर्स दे लैक अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सो यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसीलिए हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दैट इज नथिंग बट द डी। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video, guys. If you have any query regarding any question, you can ask me in the comment box. If you like my video and you thought my videos are useful to you, then please don't forget to subscribe my channel, share with your friends, and thank you so much for watching this video, guys. All the best and keep learning. Bye bye.